हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल PSM हाउस में, प्रभास सर मैथमेटिक्स हाउस में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने घर पे खूब मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में वेक्टर में आप लोगों को कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज़ का जो रिलेशनशिप है और डायरेक्शन कोसाइन क्या है और डायरेक्शन रेशियोज़ क्या है, मैंने उसमें आप लोगों को कॉन्सेप्ट दिया। और उसके जस्ट बाद आप लोगों को टाइप्स ऑफ वेक्टर को पढ़ना था और मैं उसी को लेकर के आज आया हूँ। पिछले कुछ दिनों से, कुछ सप्ताह से मैं आप लोगों को कुछ ज़्यादा लंबा समय का इंतज़ार करवा रहा हूँ नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए। तो आप लोग ज़्यादा चिंतित ना हो कि आपका सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, वो सब हमारे कैलकुलेशन में है और आपका टाइम से पहले सिलेबस भी होगा और सेट प्रैक्टिस भी होगा प्यारे बच्चों। तो उम्मीद है कि आप लोग ज़्यादा घबरा नहीं रहे होंगे, आराम से पढ़ाई करें और आपका एग्ज़ाम से पहले सिलेबस भी कंप्लीट होगा और खूब अच्छे से प्रिपरेशन भी होगा प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग इस क्लास में 10.1 के जो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट हैं उसको समझेंगे और 10.1 का क्वेश्चन आंसर भी करके देखेंगे प्यारे बच्चों। तो हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, जब हम टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात करते हैं तो सबसे पहला वेक्टर जो हमारा आता है वो है जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर माइंड में आता है तो आप क्या समझते हैं? जीरो और वेक्टर भी लगा हुआ है, इसका मतलब कि कोई डायरेक्शन भी होना चाहिए और उसका मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, मैं उसी को डिफाइन करने आया हूं। और जीरो वेक्टर को जब हम डिफाइन करते हैं तो इस तरह डिफाइन करते हैं कि जो इनिशियल पॉइंट है, कि कोई एक वेक्टर है जिसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट दोनों कॉन्साइड कर जाए बच्चों, मतलब संपाती हो जाए, मतलब एक ही बिंदु पे इनिशियल पॉइंट भी हो और टर्मिनल पॉइंट, मतलब जो शुरू होने वाला पॉइंट है वो भी और जो अंत होने वाला पॉइंट है वो भी, जब एक दूसरे को पे कॉन्साइड कर जाएं, संपाती हो जाएं, एक ही बिंदु पे हो जाएं, तो ऐसे वेक्टर को हम लोग जीरो वेक्टर कहते हैं। और इसको अगर हम दिखाना चाहें तो इस तरह से पॉइंट से हम लोग शो कर सकते हैं प्यारे बच्चों। और इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है कुछ इस तरह से जीरो वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं कि जीरो वेक्टर का मतलब एक पॉइंट है जिसका कोई डायरेक्शन हम लोग फिक्स नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि यह जो वेक्टर है वो डिनोट किया जाता है जीरो वेक्टर से। और जीरो वेक्टर को कभी भी क्या नहीं किया जा सकता है? असाइन नहीं किया जा सकता है डिफिनिट डायरेक्शन में, मतलब कि इसका हम कोई डिफिनिट डायरेक्शन नहीं बता सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन जरूर होगा। और क्योंकि हमने जीरो वेक्टर को डिफाइन किया है तो इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट दोनों एक ही पॉइंट पे होंगे, तो इस तरह के वेक्टर को हम लोग जीरो वेक्टर कहेंगे प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि जीरो वेक्टर आप समझ गए होंगे, किस तरह के वेक्टर को हम लोग जीरो वेक्टर कहेंगे और इसका मैग्नीट्यूड हमेशा जीरो होगा प्यारे बच्चों। तो बहुत ही आसान है जीरो वेक्टर समझना और आप एग्जाम्पल में भी उसको लिख सकते हैं। जब हम जीरो वेक्टर को दर्शाएंगे प्यारे बच्चों तो उसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट क्योंकि एक ही बिंदु पे है, तो हम इस पॉइंट को कह सकते हैं, अगर इस पॉइंट पर का इनिशियल पॉइंट ए है तो टर्मिनल पॉइंट भी ए होगा। और डायरेक्शन को हम इस तरह से असाइन करें तो इस तरह का डायरेक्शन भी हम लोग ले सकते हैं। मतलब कोई फिक्स डायरेक्शन हम लोग ने असाइन नहीं किया है। अगर हम इसको कहते हैं कि ये डायरेक्शन ऐसा है तो उसको हम लोग इस तरह से दिखा सकते हैं, चाहे इसका कन्वर्स भी दिखाएंगे तो भी वही होगा प्यारे बच्चों। तो इस तरह के पॉइंट को हम लोग जीरो वेक्टर के नाम से जानते हैं। उसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो दूसरा हमारा टाइप्स ऑफ वेक्टर है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होगा बच्चों? जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड यूनिटी होगा, मींस 1 होगा, वो यूनिट वेक्टर कहलाएगा। इसका मतलब कि ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। अब यूनिटी वेक्टर का यूनिट का मतलब क्या होगा प्यारे बच्चों? जैसे कि कोई वेक्टर हमने लिया OA और ये वेक्टर हमारा जो मैग्नीट्यूड होगा OA का, यहां से इसका जो डिस्टेंस होगा 1 यूनिट अगर हम लेते हैं प्यारे बच्चों, तो हम कहेंगे कि यह जो वेक्टर है हमारा OA, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, तो हम 1 इस तरह से दिखाएंगे। और ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर 1 है प्यारे बच्चों तो इस वेक्टर को हम लोग क्या कहेंगे? यूनिट वेक्टर कहेंगे। और क्योंकि इसका जो डायरेक्शन होगा वो भी हमने इसमें दिखा रखा है कि ये डायरेक्शन भी O से A की ओर है,
तो ध्यान रखिएगा कि डायरेक्शन भी हमने इसमें दिखाया है और इसका मैग्नीट्यूड 1 लेंगे, तो ऐसे वेक्टर को हम लोग यूनिट वेक्टर कहेंगे। और इस वेक्टर को एक अलग तरीके से भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, उसको भी जानिए कि कोई वेक्टर ए है, उसको हम लोग डिनोट करते हैं यूनिट वेक्टर को ए कैप, इसको बोलते हैं ए कैप, रीड करते हैं हम लोग ए कैप। इस तरह से वेक्टर को हटा करके इसके इस साइन को चेंज कर देंगे ए कैप में, तो ये हमारा यूनिट वेक्टर कहलाएगा प्यारे बच्चों। तो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है। आगे हम बढ़ते हैं को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल मतलब एक साथ एक ही पॉइंट से, इनिशियल पॉइंट हमेशा दो या दो से अधिक वेक्टर का अगर एक ही पॉइंट इनिशियल पॉइंट हो, कहता है कि टू और मोर वेक्टर्स हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट, हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट, मतलब कि जो भी वेक्टर, हम जितना भी वेक्टर लेना चाहें, मतलब अगर इस पॉइंट से वेक्टर को और क्या करते हैं, इनिशिएट करते हैं, तो ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर, चाहे कितना भी वेक्टर हम यहां से ओरिजिनेट करें, इनिशिएट करें, सारे वेक्टर को अगर हम कहें तो ये सभी वेक्टर क्या कहलाएंगे, ये सभी वेक्टर आपके क्या हो जाएंगे, ये को इनिशियल वेक्टर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। ये क्योंकि सारे वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट है वो ओ हम ले रखे हैं प्यारे बच्चों। तो ध्यान रखिएगा कि जब किसी भी दो या दो से अधिक वेक्टर का एक ही इनिशियल पॉइंट हो, तो वैसे वेक्टर को हम लोग को इनिशियल वेक्टर कहते हैं। मतलब कि जब कोई वेक्टर एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहा है और उसका डायरेक्शन भी है, तो उस तरह के वेक्टर को हम लोग को इनिशियल वेक्टर कहेंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं को इनिशियल वेक्टर के बाद को लीनियर वेक्टर। तो प्यारे बच्चों, को इनिशियल वेक्टर तक आप लोग जरूर समझ गए होंगे, तो इसके ऊपर के जो डेफिनेशंस हैं उसको मैं मिटा रहा हूं और फिर कोलिनियर वेक्टर में आप लोगों को समझाता हूं। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप कोइनिशियल वेक्टर तक समझ गए होंगे और देखिएगा कि किस तरह से कोलिनियर वेक्टर को हम लोग समझेंगे। कोलिनियर वेक्टर भी जब हम बात करेंगे तो इसमें एक टर्म यूज करेंगे जो पैरेलल वर्ड हमारा होता है, उसको कोलिनियर वेक्टर में हम लोग यूज करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा कि कोलिनियर वेक्टर क्या होता है। अब देखिए कि कोलिनियर वेक्टर की जब हम बात करते हैं तो कहते हैं टू या मोर देन टू वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर। कोलिनियर कहा जाएगा इफ दे आर पैरेलल टू, यदि वे दोनों या दो से अधिक पैरेलल टू द सेम लाइन के पैरेलल हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, मतलब कि उसके मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं है, एंड डायरेक्शन, और डायरेक्शन से भी कोई मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ इतना है कि कोई दिए गए वेक्टर दो या दो से अधिक कोलिनियर तब कहलाएंगे जब किसी वह एक लाइन के ही पैरेलल होंगे। मान लीजिए कि ये वेक्टर है हमारा A और ये वेक्टर है हमारा B, ये वेक्टर है हमारा C। अब आप ध्यान से देखिएगा कि कोलिनियर वेक्टर A B C में से कौन कौन से कोलिनियर वेक्टर हैं। अब ध्यान से समझिएगा कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, डायरेक्शन आप देख रहे हैं कि इसके अपोजिट है और मैग्नीट्यूड भी A और B है, मतलब डिफरेंट है, और यहां पर इसका डायरेक्शन ऐसा है और मैग्नीट्यूड भी इसका डिफरेंट है। अब यहां पर अगर हम कोलिनियर वेक्टर की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो यह किसी एक लाइन के दोनों क्या है, पैरेलल है। ये दोनों इस लाइन के पैरेलल है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह वेक्टर A और वेक्टर B इस लाइन के L के पैरेलल है। तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर A और वेक्टर B कोलिनियर वेक्टर है प्यारे बच्चों। मतलब कि सेम लाइन के पैरेलल अगर कोई भी दो या दो से अधिक वेक्टर हो तो वो कोलिनियर वेक्टर कहलाते हैं। कोलिनियर वेक्टर का सिंपली मीनिंग हम ये कह सकते हैं कि जो दो वेक्टर मैग्नीट्यूड के इरिस्पेक्टिव और डायरेक्शन के इरिस्पेक्टिव, मतलब कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड का कोई मीनिंग ना हो, लेकिन वो पैरेलल हैं,
तो हम इस तरह से वेक्टर ए और बी को अगर पैरेलल कह रहे हैं तो ये वेक्टर ए और बी कोलिनियर वेक्टर कहलाएंगे प्यारे बच्चों। तो सिंपल सा बात ये है कि इसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड इसका भी कुछ भी हो सकता है, डायरेक्शन इसका आप देख ही रहे हैं कि हमने डिफरेंट ही लिया है, तो ये कोलिनियर होंगे, बशर्ते कि यहां पर जो सी वेक्टर हमने लिया ना तो इसका कोई डायरेक्शन है ना ही यह पैरेलल है और ना ही इसका डायरेक्शन मैच कर रहा है, तो हम लोग किसी भी तरह से वेक्टर ए और सी को पैरेलल नहीं कह सकते हैं और ना ही बी और सी को पैरेलल कह सकते हैं, इसलिए कोलिनियर भी नहीं कहलाएगा। तो उम्मीद है कि कोलिनियर वेक्टर भी आप समझ गए होंगे। कोलिनियर वेक्टर कहते हैं टू या मोर देन टू वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे आर पैरेलल टू, वो क्या होना चाहिए, पैरेलल टू द सेम लाइन, सेम लाइन के पैरेलल होना चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स, मतलब मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं है, डायरेक्शन से भी कोई मतलब नहीं है, मतलब है तो किससे कि वो किसी एक लाइन के सेम लाइन के दोनों वेक्टर पैरेलल हो, डायरेक्शन कुछ भी हो, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, वो कोलिनियर वेक्टर कहलाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं इक्वल वेक्टर्स की। प्यारे बच्चों, इक्वल वेक्टर होने के लिए आपके मन में सीधा सा बात जाना चाहिए, इक्वल का मतलब मैग्नीट्यूड भी इक्वल और डायरेक्शन भी इक्वल। इस दो वेक्टर ए और बी को हम कभी भी इक्वल वेक्टर नहीं कहेंगे क्योंकि इसका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। और अगर हम यहां पर कोई ऐसा वेक्टर ले लें सी, ए और सी डायरेक्शन सेम है, और अगर हम इसके मैग्नीट्यूड को भी कहें कि सेम है, मतलब मैग्नीट्यूड जो हमारा यहां से ओ से ओरिजिनेट हो रहा है, ओ से मान लीजिए कि ओरिजिनेट हो रहा है, ये सी है, ये ए है, तो वेक्टर ओ ए का मैग्नीट्यूड अगर वेक्टर ओ सी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है और इसका डायरेक्शन दोनों का सेम है, तो हम कह सकते हैं कि यह वेक्टर ए और वेक्टर सी दोनों इक्वल वेक्टर है। मतलब कि इक्वल वेक्टर दो वेक्टर इक्वल होंगे, आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव, यदि उसके पास क्या होंगे, द सेम मैग्नीट्यूड्स होंगे एंड डायरेक्शंस होंगे, रिगार्डलेस ऑफ द पोजीशन ऑफ देयर, उसके पोजीशन ऑफ देयर इनिशियल पॉइंट्स, इनिशियल पॉइंट्स के रिगार्डलेस, मतलब इनिशियल पॉइंट कहां है क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, शर्त यह है कि उसके जो क्या होने चाहिए बच्चों, डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड है। मैंने यहां पर ओ और ओ डैश लिया है, ओ और ओ डैश भी लेकर के हम कहें तो ये इस ओ डैश सी के मैग्नीट्यूड के अगर इक्वल हैं रिगार्डलेस ऑफ इनिशियल पोजीशन, का मतलब कि ये पोजीशन हमारा अलग भी है तो कोई बात नहीं है, तो हम इस तरह के वेक्टर को इक्वल वेक्टर कहेंगे प्यारे बच्चों। तो बहुत ही आसान है इक्वल वेक्टर को समझना। अब हम लोग चलते हैं छठे वेक्टर के टाइप में, जो कि हमारा जो वेक्टर है वो है नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर किसे कहेंगे प्यारे बच्चों, उसको भी देख लेते हैं। उम्मीद है कि ये सारे वेक्टर के डेफिनेशंस आप समझ गए होंगे और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी आप कर लेंगे। बस एक और टाइप है उसको देख लें, फिर 10.1 का एक एक क्वेश्चन आप कर लेंगे और बहुत ही आसानी से कर लेंगे। तो चलते हैं, ये आप लिख लिए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें पहले ही जहाँ पे हमने लिख करके पूरा रखा है, और फिर समझ लें इसके डेफिनेशंस को। अब जो हमारा वेक्टर है वो क्या है प्यारे बच्चों, वो है सिक्स्थ हमारा वेक्टर है नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या होगा, नेगेटिव सिंपल सा बात है प्यारे बच्चों कि ए वेक्टर is said to be negative vector if its magnitude is same
बट इट्स डायरेक्शन, यदि उसके मैग्नीट्यूड सेम हो। मैं ये कहना चाह रहा हूं बच्चों कि एक वेक्टर जो है वो नेगेटिव ऑफ सेड टू बी नेगेटिव वेक्टर कहलाएंगे इफ इट्स, यदि उसके मैग्नीट्यूड क्या हो, इज सेम हो, बट इट्स, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या हो, डायरेक्शन इज अपोजिट। यदि उसका डायरेक्शन अपोजिट हो प्यारे बच्चों, तो ऐसे वेक्टर को हम लोग नेगेटिव वेक्टर कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि ये वेक्टर है हमारा OA और इसका मैग्नीट्यूड है वेक्टर A, और एक वेक्टर है हमारा यहां से BC और ये वेक्टर है हमारा, इसका भी मैग्नीट्यूड है A, लेकिन डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है प्यारे बच्चों। तो इस कंडीशन में ये वेक्टर A के मैग्नीट्यूड के तो सेम समान है, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो ये वेक्टर इस वेक्टर के ये नेगेटिव वेक्टर कहलाएंगे प्यारे बच्चों। तो बहुत ही आसान है नेगेटिव वेक्टर को समझना। अब हम लोग चलते हैं इसके क्वेश्चंस को करते हैं, और निश्चित रूप से हम लोग इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। और 10.1 के क्वेश्चंस को करना बहुत ही आसान है प्यारे बच्चों। तो एक एक करके क्वेश्चंस को देखते हैं। अब हम लोग सबसे पहले आते हैं 10.1 के सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को लेकर के, और 1 में क्या है उसको पढ़ें, देखें। आप लोग खुद भी बना सकते हैं सारे क्वेश्चंस, बहुत ही आसान है प्यारे बच्चों। अब अगर हम लोग देखें कि अब अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में, तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। सिंपल सा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। कहता है कि इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है डिस्प्लेसमेंट को, 40 किलोमीटर के डिस्प्लेसमेंट को 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। सिंपल सा बात है कि अगर मैं डायरेक्शन को पेपर पर रिप्रेजेंट करता हूं, तो ऐसा कंसिडरेशन है कि हम लोग नॉर्थ टू साउथ ऐसा लेते हैं और ईस्ट टू वेस्ट इस तरह से लेते हैं प्यारे बच्चों। अब इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, तो चलिए हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, और ऐसा एक ग्राफ लेते हैं। यहां पर हम लोग XY एक्सिस ले लेते हैं, और इसमें दिखाते हैं कि 40 किलोमीटर हमारा नॉर्थ ईस्ट ऑफ नॉर्थ के ईस्ट में 30 किलोमीटर जाना है। तो ये अगर मेरा नॉर्थ है प्यारे बच्चों, और ये हमारा ईस्ट है, तो इसके 30 डिग्री नॉर्थ, मान लीजिए कि ये वाला एंगल होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो वेक्टर है हमारा, 30 डिग्री नॉर्थ ईस्ट ऑफ नॉर्थ के 30 डिग्री ईस्ट हमारा इस डायरेक्शन में हो गया, तो नॉर्थ के ईस्ट मतलब इधर हो गया ये 30 डिग्री। और ये वेक्टर को ही हम लोग क्या करते हैं, 10 यूनिट में डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो गया 30, ये हो गया 40, यहां पर ये हमारा पॉइंट P है। तो O से P जो हमारा वेक्टर है प्यारे बच्चों, ये वेक्टर हमारा यहां से अगर मैं कहूं इसके 40 किलोमीटर इसका अगर मैग्नीट्यूड है, और जो हमने यूनिट लिया है 1 यूनिट जो है वो 10 किलोमीटर के इक्वल है, तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। और बहुत ही आसान है ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हम लोग ग्राफिकली इस क्वेश्चन को कर सकेंगे। तो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और देखते हैं कि 2 में क्वेश्चन क्या कहता है।
एक एक करके क्वेश्चंस को देखते चलिए और आसानी से बनता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है क्लासीफाई करना है, क्लासीफाई द फॉलोइंग मेजर्स classify the following measures as scalar quantity, scalars और and vectors। देखिए प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहला है 10 kg, दूसरा है 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, तीसरा है 40 डिग्री, चौथा है 40 वाट, पांचवा है 10⁻⁻19 कूलम्ब, छठा है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए प्यारे बच्चों, 10 kg ये सिर्फ मैग्नीट्यूड को दिखा रहा है, 10 kg सिर्फ मैग्नीट्यूड को दिखा रहा है, इसका मतलब ये स्केलर क्वांटिटी है। 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, 2 मीटर मैग्नीट्यूड है प्यारे बच्चों, और नॉर्थ वेस्ट इसका डायरेक्शन है, मतलब मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा प्यारे बच्चों। 40 डिग्री, डिग्री मेजरमेंट है एंगल का, बट इसमें कोई डायरेक्शन नहीं दिया है, इसका मतलब ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है प्यारे बच्चों। 40 वाट मेजरमेंट है, ये भी स्केलर क्वांटिटी है प्यारे बच्चों। 10⁻⁻19 कूलम्ब चार्ज होता है प्यारे बच्चों, यह भी स्केलर क्वांटिटी है हमारा। और 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये क्या है प्यारे बच्चों, एक्सेलरेशन आप जानते हैं v-u/t, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम को हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं, और वेलोसिटी हमारा क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए एक्सेलरेशन भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चंस करना बहुत ही आसान है और आप समझ गए होंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस को किया जाना है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखेंगे तो क्या है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है क्लासीफाई ही करना है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज। प्यारे बच्चों, पहला है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड आपका स्केलर क्वांटिटी है, ध्यान रखिएगा टाइम पीरियड आपका स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस आपका स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद है फोर्स, फोर्स आपका वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद है वेलोसिटी, पहले ही पढ़ा चुके हैं, वेक्टर क्वांटिटी है प्यारे बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी। एंड द वर्क डन आपका स्केलर क्वांटिटी है प्यारे बच्चों। तो आप उम्मीदन समझ रखे होंगे कि किस तरह से आपके क्वांटिटीज स्केलर होंगे, कौन से वेक्टर होंगे और कौन से स्केलर होंगे। वर्क डन हमेशा याद रखिएगा स्केलर प्रोडक्ट होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के, जो कि एक क्वांटिटी होता है, इसके लिए यह स्केलर क्वांटिटी है प्यारे बच्चों। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ, और ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसको ध्यान से समझ लीजिए। तो सारा क्वेश्चन आगे एग्जाम में अगर इससे पूछे जाएंगे तो आसानी से आप कर सकेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन तो बनते हैं वेक्टर से,
और ये इस चैप्टर से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, और वो जो आपके टाइप्स ऑफ वेक्टर हैं उसी पर बेस्ड यह क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन कुछ इस तरह है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर डी है, ये वेक्टर सी है, और ये वेक्टर बी है। अब देखिए कि इसी में क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि इन द गिवन फिगर आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर्स। पहला को इनिशियल वेक्टर कौन सा है? और अभी जस्ट हमने आपको पढ़ाया है डेफिनेशन कि जिस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम हो वो को इनिशियल वेक्टर होगा। इसका इनिशियल पॉइंट और इसका इनिशियल पॉइंट आप देख रहे हैं कि एक ही जगह से वेक्टर ए और डी इनिशिएट हो रहा है, तो को इनिशियल वेक्टर ए एंड डी आर को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर के रूप में आप कैसे पहचाने? क्योंकि यहां पर ये ओरिजिनेट हो रहा है दोनों वेक्टर, तो ये दोनों वेक्टर को इनिशियल वेक्टर कहलाएंगे प्यारे बच्चों। दूसरा है आपका इक्वल वेक्टर पूछ रहा है, दूसरा है आपका इक्वल वेक्टर। और इक्वल वेक्टर होने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों? सेम होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि वेक्टर बी का डायरेक्शन और वेक्टर डी का डायरेक्शन दोनों का सेम भी है, और वेक्टर बी और डी मैग्नीट्यूड में भी सेम है। तो हम लिख सकते हैं वेक्टर बी एंड वेक्टर डी आर इक्वल वेक्टर, आर इक्वल वेक्टर्स। उसके बाद आपसे पूछा है कि कोलिनियर बट नॉट इक्वल, कोलिनियर बट नॉट इक्वल। और कोलिनियर के लिए आपको मैंने पहले ही पढ़ा रखा है कि जो एक लाइन के अगर दो वेक्टर पैरेलल हो तो वो क्या कहलाएंगे? कोलिनियर कहलाएंगे। लेकिन शर्त है कि ये इक्वल भी नहीं होना चाहिए। तो इक्वल वेक्टर तो आपका हमेशा कोलिनियर होगा ही, लेकिन यहां पर जो वेक्टर सी है और वेक्टर ए है अपोजिट इन डायरेक्शन है, लेकिन जो वेक्टर आपका पैरेलल है दोनों ए, अगर हम यहां पर कोई लाइन पास आउट करें पैरेलल टू वेक्टर ए, तो यह वेक्टर सी के भी पैरेलल है, और हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर सी आर कोलिनियर बट नॉट इक्वल। वेक्टर ए एंड वेक्टर सी आर कोलिनियर बट नॉट इक्वल, बट नॉट इक्वल। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, और वो भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। एक एक लाइन में क्वेश्चन बन जाएंगे, ध्यान से आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में है प्यारे बच्चों कि वेक्टर ए एंड माइनस वेक्टर ए आर कोलिनियर। क्या यह वेक्टर ए और माइनस वेक्टर ए कोलिनियर होंगे? तो नेगेटिव वेक्टर में प्यारे बच्चों डायरेक्शन क्या होंगे? अपोजिट होंगे, बट मैग्नीट्यूड क्या होंगे? वो सेम ही होंगे। अगर हम ये ओ ए कह रहे हैं तो ये हमारा एओ वेक्टर है, डायरेक्शन अपोजिट है, बट मैग्नीट्यूड क्या है? वो दोनों का इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि ये वेक्टर कोलिनियर होंगे। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या यह स्टेटमेंट ट्रू है? तो यह स्टेटमेंट आपका एकदम से ट्रू है। क्वेश्चन नंबर ये 5 का फर्स्ट है। दूसरा कहता है कि टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। टू कोलिनियर वेक्टर, ध्यान से देखिएगा, टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज, क्या हमेशा इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा? इक्वल इन मैग्नीट्यूड। क्या प्यारे बच्चों आप खुद से दिमाग लगाइए कि दो कोलिनियर वेक्टर हम ऐसा ले लें कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है,
और ये दोनों का मैग्नीट्यूड अगर मैं कहूं तो डिफरेंट है, मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी से बराबर नहीं है। आपको कह रहा है कि मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है, बराबर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के बराबर नहीं है, लेकिन वेक्टर ए पैरेलल है वेक्टर बी के और अपोजिट इन डायरेक्शन भी है प्यारे बच्चों। तो क्या यह कोलिनियर है कि नहीं? ये कोलिनियर तो है, लेकिन क्वेश्चन कहता है कि टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल। क्या इन मैग्नीट्यूड, क्या हमेशा इसके कोलिनियर होने के लिए इक्वल हो, मैग्नीट्यूड का इक्वल होना जरूरी है? तो प्यारे बच्चों यहां से आप देख सकते हैं कि यह जरूरी नहीं है, लेकिन यह कोलिनियर दोनों वेक्टर है, क्योंकि यह पैरेलल है वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के, लेकिन यह मैग्नीट्यूड में इक्वल नहीं है, तो भी हम इसको कह सकते हैं कि यह कोलिनियर है। इसलिए यह जरूरी नहीं है, तो हम इस स्टेटमेंट को फॉल्स स्टेटमेंट कहेंगे बच्चों। यह स्टेटमेंट फॉल्स है। और तीसरा क्वेश्चन है टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, टू वेक्टर्स having same magnitude are collinear। क्या आपसे पूछ रहा है कि जो दो वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड अगर बराबर हैं तो वो क्या कोलिनियर होंगे? अब देखिए कंडीशन, यहीं पर आपने क्वेश्चन नंबर 4 में ही देखा था। क्या देखा था कि जो दो वेक्टर था आपका कोलिनियर था, क्या मैग्नीट्यूड समान होने पर भी हम लोग कह सकते हैं कि कोलिनियर नहीं होगा? मान लीजिए ये वेक्टर ए था और ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर मान लीजिए डी ही था तो डी ही ले लेते हैं। तो वेक्टर ए और डी क्या कोलिनियर हो सकते हैं? लेकिन हम अगर कहें कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर डी के, तो यह कोलिनियर होंगे क्या? पॉसिबल नहीं है प्यारे बच्चों। तो हम कह सकते हैं कि दो वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड सेम है उससे वो कोलिनियर नहीं हो जाएगा। कोलिनियरिटी प्रॉपर्टी एकमात्र है कि सिर्फ पैरेलल होना चाहिए। दो वेक्टर है वह किसी एक लाइन के पैरेलल है दोनों वेक्टर, तो वो कोलिनियर होंगे। अदरवाइज उसके इरिस्पेक्टिव हम लोग लेते हैं कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का कोई वहां पे रोल ही नहीं है। तो यहां पर मैग्नीट्यूड के इक्वल होने से या नहीं होने से, या डायरेक्शन के सेम होने से या नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ जाता है प्यारे बच्चों। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर जब हम दो वेक्टर डायरेक्शन की बात करें तो मैग्नीट्यूड की बात अगर करें तो मैग्नीट्यूड में हमारा जो मैग्नीट्यूड जो हमारा होगा वेक्टर का, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मैग्नीट्यूड की बात अगर करूं तो मैग्नीट्यूड के इक्वल होने से डायरेक्शन जो दो वेक्टर हैं वो कोलिनियर नहीं होंगे। तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि यह भी स्टेटमेंट हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है। डायरेक्शन की बात मुझे नहीं, उसमें नहीं करनी है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करनी है। और क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 5 में, 5 का 4 है आपका क्वेश्चन, कह रहा है कि टू कोलिनियर वेक्टर्स, दो कोलिनियर वेक्टर है, दो कोलिनियर वेक्टर है और दो कोलिनियर वेक्टर है, कहां है? टू कोलिनियर वेक्टर्स, टू कोलिनियर वेक्टर्स, दो कोलिनियर वेक्टर्स है हैविंग, जिसका क्या है? द सेम मैग्नीट्यूड, द सेम मैग्नीट्यूड। दो कोलिनियर वेक्टर है जिसका सेम मैग्नीट्यूड है, क्या वह इक्वल होंगे? तो आप अभी देख लीजिए कि दो वेक्टर है और सेम मैग्नीट्यूड है। अभी वेक्टर ए और वेक्टर सी को आपने देखा कि यहां पर जो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए है वो और मैग्नीट्यूड यहां पर वेक्टर ए और वेक्टर सी का तो इक्वल है, लेकिन जो डायरेक्शन है प्यारे बच्चों ए का वो अपोजिट इन डायरेक्शन सी है। तो हम लोग यहां पर कैसे कह सकते हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर सी एक दूसरे के इक्वल होंगे? तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए, वेक्टर जो दो वेक्टर टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, अगर उसके दोनों के मैग्नीट्यूड समान हैं तो वो इक्वल होंगे? वो इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि डायरेक्शन क्या हो सकते हैं? अपोजिट हो सकते हैं, और अपोजिट डायरेक्शन के वेक्टर इक्वल वेक्टर नहीं कहलाते हैं। इक्वल वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का इक्वल होना जरूरी होता है प्यारे बच्चों। तो कोलिनियर वेक्टर के सिर्फ मैग्नीट्यूड के इक्वल हो जाने से
कोलिनियर वेक्टर इक्वल वेक्टर नहीं कहलाएंगे। तो उम्मीद है कि यह क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे इससे रिलेटेड। अब अगले क्लास में हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर मींस अगले 10.2 की तरफ बढ़ेंगे। आज आपका 10.1 कंप्लीट हो गया, खूब अच्छे से इसको समझ लिए। अब हम लोग कल नेक्स्ट 10.2 के बारे में बात करेंगे और खूब मेहनत से इस चैप्टर को बनाइए, खूब अच्छे से समझिए। वेक्टर समझ में आ जाएगा तो 3D भी आसान हो जाएगा, इसके आगे सारे क्वेश्चंस आपको बनने शुरू हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का क्लास अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और इसे लाइक करना ना भूलें। अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।